आज हमारी रास्पबेरी पाई पे लास्ट लैब होगी और ये स्टेपर मोटर स्पीड कंट्रोल के ऊपर है। देन हम मूव करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट लैब है वो STM32 माइक्रो कंट्रोलर पे है। और STM32 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो टॉपिक्स कवर होंगे वो एक तो सी लैंग्वेज है, और देन फिर क्योंकि STM32 के अपने जो इट सेल्फ काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे तो नहीं हम कवर कर सकते, लेकिन कोशिश होगी कि जितने ज़्यादा हम क्विकली कवर कर सकें। नॉर्मल सी लैंग्वेज के अंदर हम सेंसर इंटरफेसिंग करेंगे, और फिर जो लास्ट फ्यू लैब्स होंगी वो RTOS पे होंगी, तो उसके कॉन्सेप्ट को भी हम टच करेंगे। तो आज रास्पबेरी पाई की जो है वो लास्ट लैब है। चलो, अच्छा स्टेपर मोटर इसका ये ऑब्जेक्टिव मैंने अपडेट नहीं किया, इसको कर लेते हैं दोबारा। बहरहाल आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि स्टेपर मोटर्स क्या होती हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं, ताकि उसके हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कहाँ कहाँ पे मेन एप्लीकेशन है जिसकी वजह से हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। स्टेपर मोटर्स जो हैं वो, अगर आपको पता हो कि डीसी मोटर्स और सर्वो मोटर्स, डीसी मोटर होती है वो बिल्कुल फ्रीली मूव करती है, उसकी स्पीड को हम एक लिमिटेड हद तक जो उनका उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज वो बिल्कुल फ्रीली जो उनका रेगुलर जो डीसी मोटर है वो सबको आइडिया है कि वो इतनी कंट्रोलेबल नहीं है। देन सर्वो मोटर है जो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर रोटेट होती है, और मैक्सिमम जो है वो 0 से लेके 180 डिग्री तक रोटेट हो जाती है। इन दोनों के दरमियान में जो एक कैटेगरी है, एक ऐसी मोटर जो कंटिन्यूसली रोटेट भी कर सके लेकिन उसके एंगल को भी हम कंट्रोल कर सकें प्रिसाइजली, वो बेसिकली हमारी स्टेपर मोटर होती है। So they have the advantage that they can be positioned accurately, move forward or backward one step at a time, but they can also rotate continuously. ठीक है, तो ये एक इसका अहम यहाँ पे एडवांटेज है। Stepper motors, due to their unique design, can be controlled to a high degree of accuracy without any feedback mechanism. The shaft of a stepper, mounted with a series of magnets, is controlled by a series of electromagnetic coils that are charged positively and negatively in a specific sequence, precisely moving it forward or backward in small steps. तो इसके अंदर जो इंटरनल इसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर मैग्नेट्स होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स होती हैं जिसको हम खुद से कंट्रोल कर रहे होते हैं, उन कॉइल्स को पावर प्रोवाइड करके, जिसकी वजह से क्योंकि मल्टीपल उसके अंदर कॉइल्स होती हैं, मल्टीपल मैग्नेट्स, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है इंटरनल कि जब उसको हम इनपुट सप्लाई देते हैं तो वो एक कंट्रोल्ड स्टेप्स के अंदर वो ऑपरेट हो रही होती है। अच्छा, जो स्टेपर मोटर्स हैं वो, उनको चलाने के लिए उनके ड्राइवर्स यूज़ होते हैं, और एक कॉमन ड्राइवर जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं उसमें से एक L293D भी है, लेकिन इसके अलावा जो इंडस्ट्री ग्रेड के ड्राइवर्स हैं वो भी होते हैं। वो वो हाई पावर जो मोटर्स होती हैं, हाई टॉर्क मोटर्स, उनके लिए वो यूज़ होते हैं। इनका जो डिज़ाइन है वो या तो वो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, सिर्फ उसमें परमानेंट मैग्नेट लगाओ,
हाइब्रिड स्टेपर्स मोटर होती हैं, और फिर टू फेज बाईपोलर और फोर फेज यूनिपोलर भी मोटर्स होती हैं, ये भी हम देखेंगे। अच्छा, जो मोटर्स होती हैं वो बेसिकली जो अवेलेबल होती हैं वो बेसिकली नीमा साइज़ के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो आपकी जो भी एप्लीकेशन होती है सबसे पहले आप देखते हैं उसका साइज़ क्या है। तो as you might expect, larger motors are capable of delivering more power. Stepper motors come in sizes ranging from smaller than a peanut to a big Nina 57 monsters. तो ये बिल्कुल एक स्मॉल मोटर से लेके एक ह्यूज मोटर तक जो सा है इस सर्वो के अंदर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ये नीमा क्या चीज़ होती है? नीमा बेसिकली इसके फ्रेम का साइज़ होता है। ये जो एक्सटर्नल इसका फ्रेम आपको नज़र आ रहा है इसको बस करेक्ट कैटेगराइज किया हुआ है। और इसको अगर तो डिटेल में देखें तो ये बेसिकली इस तरह होता है कि अगर साइज़ 11 है या 23 है या 34 है नीमा साइज़, तो इसका मतलब क्या होता है कि a size 11 stepper motor means the mounting face of the motor is 1.1 inches square, और a size 23 stepper motor is 2.3 inches square। तो ये बेसिकली ओवरऑल स्क्वायर्स के अंदर इसका साइज दिया हुआ होता है। अच्छा, मोस्ट मोटर्स हैव टॉर्क रेटिंग। This is what you need to look at to decide if motor has the strength to do what you want। तो आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसके अंदर जो आपने इक्विपमेंट इसके थ्रू मूव करवाना है वो कितना उसका वेट है, उसके अकॉर्डिंगली कितना उसको पावर के थ्रू आप उसे रोटेट कर सकते हो, वो कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किस साइज़ की बेसिकली स्टेपर मोटर चाहिए। NEMA 17 is a common size used in 3D printers, smaller CNC mills. Smaller motors find applications in many robotics and animatronics applications. The larger NEMA frames are common in CNC machines and industrial applications। तो ये CNC की जो मशीन होती है तो उसके अंदर बहुत कॉमनली यूज़ होता है, और 3D प्रिंटर्स जो से हैं उनके अंदर भी मोस्ट कॉमनली, और रोबोट्स के अंदर ये यूज़ हो रही होती हैं। क्योंकि इन सारों के अंदर जैसे 3D प्रिंटर है उसके अंदर एक बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशंस के ऊपर जाके आपने प्रिंटिंग करनी होती है। तो इसी तरह जो पहले हार्ड डिस्क आती थी उनके अंदर भी ये स्मॉलर सर्वो मोटर्स होती थी जिसको प्रेस करते हैं तो वो आपका हार्ड डिस्क ओपन होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके अंदर भी ये कॉमन यूज़ होती थी। तो नेक्स्ट चीज़ जो है स्टेपर मोटर्स के अंदर वो आता है स्टेप काउंट। जब आपने कोई मोटर इसकी परचेज़ करनी होती है तो ये जो रोटेशन होती है इसकी वो कुछ डिग्रीज पे होती है, ठीक है, और वो हो सकती है कि वो 1.8 डिग्री का स्टेप हो। मोस्ट कॉमनली जो सा 1.8 डिग्री का स्टेप होता है। जब आप इसको इनपुट देते हैं तो ये रोटेशन इसकी जो होती है स्टेप्स में होती है तो वो 1.8 डिग्री का स्टेप है। अगर आपने इसको कंप्लीट 360 अगर रोटेट करना है तो नियरली 200 स्टेप्स में आपको इसको चलाना पड़ता है, तो ये अपनी कंप्लीट रोटेशन पूरी करती है। अच्छा, इसके अंदर जो एक और चीज़ का वो पता होना चाहिए कि ट्रेड ऑफ होता है इसमें, और हायर रेजोल्यूशन, अगर तो रेजोल्यूशन जो सा वो हाई है, ये जो डिग्रीज है ये एंगल वो स्मॉलर होता जा रहा है, तो इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, और जो टॉर्क है जो बेसिकली इसकी रोटेशनल पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो लेट्स से कि जो आपके पास स्टेपर मोटर है वो एक लिमिटेड
स्टेप के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन आप चाहते हैं उसका रेजोल्यूशन जो होता है वो और प्रिसाइज हो जाए, तो उसके लिए फिर गियरिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि आप उसके आगे गियर अटैच कर दें, और वो गियर क्या करेगा, वो इसकी जो प्रिसीजन है उसको इम्प्रूव कर देगा। तो अगर आपके पास एक ऐसी मोटर है जिसके 8 स्टेप्स यूज़ हो रहे हैं एक पूरा रेवोल्यूशन करने में, तो अगर आप उसके आगे गियर लगा देते हैं, जैसे कि ये बताया हुआ 32:1 का, तो वो क्या करेगा, वो उसको 256 स्टेप्स में फर्दर डिवाइड कर देगा। तो इस तरह भी आप इसकी प्रिसीजन को इम्प्रूव कर देते हैं। देन हमारे पास आता है शाफ्ट जो होता है उसके अंदर उसका स्टाइल, जो बेसिकली शाफ्ट होता है वो पावर डिलीवर कर रहा होता है। तो ये भी डिफरेंट स्टाइल्स के होते हैं। तो another thing to consider is how the motor will interface with the rest of the drive system. Motors are available with a number of shaft styles. तो ये राउंड हो सकता है या डी शाफ्ट हो सकता है। डी शाफ्ट जो सा उस पर ये आप नोटिस करेंगे फ्लैट एक साइड होती है, बाकी ये राउंड होता है। These are available in a variety of standard diameters. There are many pulleys, gears and shaft couplers designed to fit D shafts have one flattened side to help prevent slippage. तो ये इस वजह से ताकि स्लिप ना हो, इसको आगे जो भी चीज़ आप इसके अटैच करेंगे। These are desirable when high torques are involved. तो वही आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी ज़रूरत क्या है। Then एक geared shaft होते हैं। So some shaft have gear teeth. ये gear teeth जो होता है, ये अगर यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ, ये जो है इस पिक्चर के अंदर शो हो रहा है, ये गियर की फॉर्म में। ये गियर वाले नॉर्मली यूज़ होते हैं जब आपने इसके आगे फर्दर गियर अटैच करना हो। देन फाइनली एक होता है लीड स्क्रू शाफ्ट। मोटर with lead screw shafts are used to build linear actuators. Miniature versions of these can be found as head positioners in many disk drives. ये डिस्क ड्राइव्स के अंदर ये इस तरह के आपको शो होंगे लीड स्क्रू। तो फिर मैंने बताया था वायरिंग इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की होती है एक, और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो सर्किट है वो किस तरह का अटैच होगा और कोडिंग आप किस तरह से करेंगे। तो या तो यूनिपोलर होती हैं या बाईपोलर होती हैं, तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए। हम जो होती हैं वो बाईपोलर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। कॉइल्स एंड फेजेस, कॉइल्स एंड फेजेस भी फर्दर इसी को मैं एक्सटेंड करूँगा टॉपिक को। स्टेपर मोटर have any number of coils, but these are connected in groups called phases. All the coils in a phase are energized together. तो ये डिफरेंट कॉइल्स इसके अंदर अटैच्ड हैं। तो जब हमने इसके रोटर को रोटेट करना होता है तो हमें यहाँ पे इनपुट देनी पड़ती है। जब यहाँ पे इनपुट आती है, करंट फ्लो होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका कोई रोटेशनल इफेक्ट आता है। अगर हम इसको देखें यूनिपोलर ड्राइवर्स क्या होते हैं। यूनिपोलर्स ऑलवेज एनर्जाइज द फेज इन द सेम वे। वन लीड, द कॉमन लीड विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ये अगर आप देखें यहाँ पे ये हर इसके यहाँ पे कॉमन बन रहा है, तो ये कॉमन जो लीड्स हैं इनको हम नेगेटिव या ग्राउंड अटैच कर देते हैं। द अदर लीड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो फिर हमने जो बाकी लीड्स हैं उनको पॉजिटिव सिग्नल देना होता है। तो कभी हम यहाँ पे लेट्स से 5 वोल्ट्स दे रहे हैं, कभी यहाँ पे 5 वोल्ट्स, या अगर ये 12 वोल्ट रेटेड है तो 12 वोल्ट्स, अकॉर्डिंगली इसके ऊपर सिग्नल देंगे। यूनिपोलर ड्राइवर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद सिंपल ट्रांजिस्टर सर्किटरी। अगर आप क्योंकि ये देख रहे हैं कॉइल्स इसके अंदर लगी हुई हैं, और जब हमने कॉइल्स
आ जाए तो हमें हायर करंट चाहिए होता है ताकि यहाँ पे हायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करते हैं, और उसके लिए ULN 2003 आईसी यूज़ हो जाती है, या डार्लिंगटन पेयर आईसी यूज़ हो जाती है। वो क्या करते हैं कि आपके सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं, करंट को एम्पलीफाई कर देते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज क्या, द डिसएडवांटेज इज दैट देयर इज लेस अवेलेबल टॉर्क बिकॉज ओनली हाफ ऑफ द कॉइल्स कैन बी एनर्जाइज एट अ टाइम। इसमें ये कि जो आपकी कॉइल है ये काफ़ी डिवाइड हुई हुई है, तो ये हाफ कॉइल जो सी है नॉर्मली एनर्जाइज हो रही होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये ज़्यादा इस रोटेशनल पावर इसकी कम होती है। देन हमारे पास आती है बाईपोलर ड्राइवर्स। जो बाईपोलर ड्राइवर्स हैं उसकी अगर आप कॉइल देखें, उसकी कॉइल की लेंथ जो सी काफ़ी ज़्यादा है, और इसका जो फेज़ है, इसको दो फेज़ हैं इसके अंदर, ठीक है, बाईपोलर। तो ये दो फेजेस को कंट्रोल करने के लिए टू वायर्स यूज़ होती हैं। टोटल 4 वायर्स होंगी, हर फेज के लिए 2 वायर्स होती हैं। अच्छा, bipolar drivers use H-bridge circuitry to actually reverse the current flow through the phases. By energizing the phases with alternating the polarity, all the coils can be put to work turning the motor. तो इसमें अगर आप 360 डिग्री पे जब इसको रोटेट करते हैं तो आप मल्टीपल सिग्नल्स इसको दे सकते हैं। अगर आपने 1 यहाँ पे दिया तो जैसे यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 0 दिया था, और यहाँ पे ग्राउंड हमेशा ही था, लेकिन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं 1 0 0 1 1 1, तो डिफरेंट इस पे केसेस आ सकते हैं। A two-phase bipolar motor has two groups of coils, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसकी एप्लीकेशन जो सी हैं वो 3D प्रिंटिंग इक्विपमेंट में, टेक्सटाइल प्रिंटिंग प्रेस, गेमिंग मशीन, मेडिकल इमेजिंग मशीनरी, स्मॉल रोबोटिक्स, CNC मिलिंग मशीन, और हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये काफ़ी सारी इसकी एप्लीकेशन है, और इसका आपको ज़रूर आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली इंडस्ट्री में ये यूज़ हो रही होती है। अच्छा, फिर ये आता है जी री कैप, ये आप लोग खुद देखेंगे, हर लैब में मैं ऐसे ऐड कर रहा हूँ। रेसबेरी पाई की जो GPIO जो पेन है, ये उसका ओवरव्यू है। अच्छा, अब आते हैं जी टास्क। तो पहला टास्क है उसमें वो यही है कि रेसबेरी पाई के साथ हम स्टेपर मोटर को चला के देखेंगे, और उसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो कहती है, टेस्ट द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ स्टेपर मोटर बाय मेकिंग अ पाइथन प्रोग्राम दैट विल इनेबल इट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। आपने ऐसा कोड लिखना जो कि इसकी रोटेशन जो सा है उसको पूरा 360 तक रोटेट कर सके। तो अगर वन स्टेप 1.8 डिग्रीज का है तो टोटल 200 स्टेप्स वो यूज़ करे और वो रोटेट हो जाए। और फिर आपका ये मेन टास्क होगा, ये मैंने एक चैलेंजिंग टास्क बनाया, और ये CNC मशीन के थ्रू ही, CNC के अंदर ही यूज़ हो रहा था, 3D प्रिंटर्स के अंदर भी ये कंसेप्ट यूज़ हो रहा था। तो इसमें फिर आपने क्या करना होगा, एक 3D प्लेन जो सा बेसिकली आप सपोज करेंगे जिस तरह एक बनाया, और इसके अंदर आपने डिफरेंट पोजीशंस, एक तो Z एक्सिस है, तो Z एक्सिस के अंदर आप वर्टिकली 3 मोटर्स इसके अंदर होंगी इस सिस्टम के अंदर। एक मोटर जो सी है वो वर्टिकल रोटेशन को कवर करेगी, और जो रिमेनिंग 2 मोटर्स हैं, टोटल 3 मोटर्स हैं, तो 2 मोटर जो सी हैं वो हॉरिजेंटल प्लेन के अंदर मूव करेंगी। और इसके अंदर इनिशियल पोजीशन बताई हुई है कि इनिशियली आपकी जो सी है डिवाइस इधर इस लोकेशन पे है, और फिर आप इसको लेफ़्ट लेट से मूव कर रहे हैं, तो इसको आप नीचे लेकर आएंगे,
या जिधर भी किसी भी लोकेशन के ऊपर से आपने कोई चीज़ पिक करनी है, और यहाँ से पिक करके आपने दोबारा इसको ये जो पर्पल बाउंड्री है जो कि 10 इंचज़ की है, तो वापस इसके ऊपर से लेके जाना है और दूसरी साइड पे चीज़ों को प्लेस करना है। ये कुछ ना कुछ हम रेप्लिकेट कर रहे होंगे फंक्शनैलिटी को। तो ये यहाँ पे बताया हुआ है कि मॉडिफाई द above program to add functionality of pick and place mechanism. There are three stepper motor that are working together to achieve the desired results. Stepper motor 1 is responsible to move in vertical direction in a 3D plane, while stepper motor 2 and 3 are responsible to move in a 2D grid to be able to move in a precise location. You need to pick yellow colored product and deliver it to the opposite side. The stepper motor 1 will help in moving vertically to pass the purple boundary, while stepper motor 2 and 3 will move in horizontal plane. अच्छा, और इसको नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर होती है, जब आप इसको एक्चुअल में यूज़ कर रहे होते हैं तो आप एक और चीज़ मेजर करते हैं, वो ये है कि पर स्टेप ये कितना मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ इनिशियल वैल्यूज दे दी हैं, और वो ये है कि यू कैन सपोज 1.8 डिग्रीज जो एक स्टेप वो रोटेशनल है, रोटेशन है उसकी, वो बेसिकली कह लें कि 1 इंच मूवमेंट है ऑन द प्लेन। तो साथ में इनिशियल पोजीशन भी आपको दे दी है। अगर आपने 4 इंचज़ मूव करना है तो 4 × 1.8, और उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बताई दी। दूसरा, रेस्पबेरी पाई के साथ डायरेक्टली मोटर स्टेपर मोटर अटैच नहीं होती, इसका ड्राइवर यूज़ होता है। तो इसका आपको अब तक पता चल हो जाना चाहिए कि L293D को कैसे यूज़ करती हैं। लास्ट लैब में भी हमने यूज़ किया था, उसी तरह इसमें भी यूज़ करेंगे। फिर आपने इस दफ़ा मल्टीपल आउटपुट्स अटैच करनी है जो कि आपके शो करेंगी मोटर के एंगल को, कि लेट से आप ये 12 इंच है, तो लेट से कि इस पॉइंट पे आपने सपोज किया कि यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो 12 इंच इधर और 12 इंच इधर, तो ये दो मोटर्स के ऊपर 12 डिग्री जो सा है वो 12, ये तो इंचज़ में है, 1.8 × 12 जितने वैल्यू बनेगी वो बेसिकली वो डिग्री शो होने चाहिए। और साथ में जेड एक्सिस के ऊपर आपने क्या वैल्यू सेट आ रही हैं आपकी कोडिंग के थ्रू ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वो वहाँ से चीज़ को पिक करे और देन फाइनली सेम लोकेशन पे उसे प्लेस कर दे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके। तो वो आपकी मोटर्स के ऊपर वो शो होना चाहिए, क्योंकि हम प्रोटीएस पे कर रहे होंगे। तो ये प्रोटीएस पर भी मैं आपको चला के जो कोड मैंने किया हुआ वो अपने साथ में शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, ये क्या हुआ है? अच्छा,
क्या एरर हो सकता है? चलना तो चाहिए इसे। अच्छा सही है। ये एरर जो है ये मैं समझ चुका हूँ। मेरे पास में दो प्रोटीज इंस्टॉल्ड हैं और ये डिफरेंट वर्जन इसका इंस्टॉल हुआ। क्या ये अगर आप देखें तो मैंने एलईडीज अपनी ईज के लिए लगाई हुई थी जब मैं इसको ट्रबल शूट कर रहा था। ये आप इसकी रोटेशन नोट कर सकते हैं कि ये स्मॉल स्टेप्स के अंदर मूव हो रहा है और नियरली 360 डिग्रीज पे गया है। इसकी अगर हम सेटिंग्स देखें इंटरनल मोटर की, 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है। स्टेप एंगल जो सा 3.6 है। बेसिकली 3.6 का मतलब है कि 1.8 डिग्री है। तो 3.6, ये दो चीज़ें, ये मेन चीज़ है। ये आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको सेट करनी पड़ेगी। बाकी L29 3D यूज़ हो रहा है और इसके अंदर मैं डिफरेंट पैटर्न इसको दिए हैं। ये पैटर्न्स मुझे कहाँ से पता चले वो बेसिकली मैंने यहाँ से खुद एक्सप्लोर किए कि आपको डिफरेंट सिग्नल यहाँ पे देने पड़ते हैं। अगर इसको थोड़ा सा रिमूव करें और डायग्राम थोड़ी सी क्लीन हो जाएगी। कि मोटर बेसिकली किस तरह लगी हुई है ये भी आप देख सकते हैं कि आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3 एंड आउटपुट 4। तो इसको जब हमने ऑपरेट करना, ये डिफरेंट एंगल्स के ऊपर आपकी ये रोटेट हो रही होती है। यहाँ पे अगर इसको हम देखें यहाँ पे ये 1.3, 2.6, तो इसके स्टेप जो से इस तरह इंक्रीमेंट हो रहे होते हैं। सर ये जिस तरह बाइनरी में इंक्रीमेंट होती है वैसे इंक्रीमेंट हो रही है? बाइनरी में तो नहीं, इसके जो कम्बिनेशन है वो थोड़े डिफरेंट है। मतलब आप इसको अगर यहाँ पे भी देखें, जब इसको आपने सिग्नल दिया ना इनिशियली, क्योंकि इसके अंदर कॉइल्स अटैच्ड है जो आपको कॉइल्स मैंने लैब मैनुअल में शो की थी। जब इसको यहाँ पे 5 वोल्ट देते हैं तो वो थोड़ी सी इसमें रोटेशन आती है, फिर ये अपनी पोजीशन को होल्ड करता है। ठीक है, तो ये जब लेट्स से ये मैंने सिग्नल दिया तो ये थोड़ा सा रोटेट करके होल्ड कर जाता है। ठीक है, और फिर पैटर्न जो सा है वो नॉर्मली जो मैंने ऑब्जर्व किया, आपको कोड भी शो करता है इसका, वो उसमें एक ये पैटर्न मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। 1 1 1 फिर 1 फिर 1 1 1 1 ऐसा करके ये मूव करता जा रहा है। और फिर ये फंक्शन जिसमें मैंने राइट किया
जो कि बेसिकली कर क्या रही हैं कि स्टेप्स को बेसिकली जनरेट करें। कि अगर मैंने फॉरवर्ड मूव करना है तो आपके ये दो लूप्स चल रहे हैं। जो इंटरनल लूप है वो 8 टाइम्स चल रहा है, और जो एक्सटर्नल लूप है वो जितने नंबर ऑफ स्टेप्स आपने इसको चलाना। तो ये जो सीक्वेंस बनते हैं इसके अंदर वो बेसिकली 8 सीक्वेंसेस बनती हैं। तो वो सीक्वेंस मैं इसकी इनपुट पर देता हूँ, और जो इंटरनल लूप है क्योंकि वो 8 टाइम्स चल रहा है और एक्सटर्नल लूप 25 टाइम्स, तो मैंने ये नोटिस किया था 25 टाइम्स जब एक्सटर्नल लूप को चलाते हैं तो ये रोटेशंस को कंप्लीट कर लेता है। ये कुछ आपको फिगर आउट करनी पड़ेंगी चीज़ें। फाइनली बहरहाल जो आपके पास आउटपुट आती है वो ये देखें, ये डिफरेंट पैटर्न जो से हैं इसकी आउटपुट पे आ रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है तो आपको ऑपोजिट फिर इसको सिग्नल देना पड़ेगा। लेट्स से कि ये देखें, अगर मैं सिग्नल को ऑपोजिट कर दूँ ये फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होती है। ठीक है, ये अब आपने करना टास्क। इसका कोड का मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। सिंपली GPIO का जो मैंने आपको पहले बताया, GPIO पोर्ट अगर यूज़ करनी है उसके लिए GPIO को इंपोर्ट करना पड़ता है। डिलेस के लिए टाइम की लाइब्रेरी आपको चाहिए। फिर आपको जो मोड सेलेक्ट किया हुआ है वो क्या मोड है, बोर्ड का जो पिंस, एक्चुअल जो पिंस हैं वो किस तरह रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो अगर आपने बोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है तो ये एक्चुअल हार्डवेयर की पिंस होंगी 11, 13, 15, 16। और फिर स्टेप काउंट जो सा मैंने 8 स्टेप्स रखे हुए हैं। ये इस तरह आप भी अपने 8 स्टेप्स रख सकते हैं। एक दफ़ा में 8 स्टेप्स में इसको रोटेट करवाऊँ। फोर लूप जो सा है वो 8 टाइम्स चल रहा है। तो उसके लिए मैंने एक सीक्वेंस बना ली है, एक ये लिस्ट है सीक्वेंस के नेम से। देन जो मोटर है वो उसकी ये सारी पिंस का आउटपुट डिक्लेयर कर लिया, और एक फंक्शन बना लिया जो कि बेसिकली आउटपुट के ऊपर वैल्यूज़ राइट कर रहा है। सिंपली 1 है या 0 है सिग्नल, और उसमें और ये फॉरवर्ड क्या कर रहा है, जब ये पहली दफ़ा चलेगा तो लिस्ट की पहली जो लिस्ट के अंदर जो एक और लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है, तो लिस्ट की 0th इंडेक्स पे जो लिस्ट है वो उसके आउटपुट में भेज देगा। तो 1000। नेक्स्ट टाइम जो सा 1100, और फिर इस तरह ये डिफरेंट जो से ये आउटपुट के ऊपर जा रहे हैं। ये सिलेक्ट किया हुआ है कि इनिशियली ये जे लिखा हुआ है सी, तो जे पहले 0 होगा। तो आपकी पहली लिस्ट जो सी है वो लिस्ट की पहली इंडेक्स के अंदर जो लिस्ट पड़ी हुई है फर्दर उसको सिलेक्ट किया हुआ है 0, 1, 2, 3, ये सारे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जे इंक्रीमेंट होगा 1 हो जाएगा, फिर ये नेक्स्ट 4 जो उनसे हैं सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी कोड को आप मॉडिफाई कर सकते हैं इसको रिवर्स में चलाने के लिए। वो सिंपली आप रिवर्स का फंक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। वो क्या करेगा, वो अंदर से जब इसको पिक करेगा वैल्यूज़ को तो उनको रिवर्स ऑर्डर में प्लेस कर देंगे।
रिवर्स ऑर्डर आपका इस तरह बनेगा, ये देखें। जो रेंज का फंक्शन है वो आपको वैल्यूज़ देता है 0 से लेके स्टेप काउंट तक। तो अगर 10 यहाँ पर रखा है तो ये 0 से लेके 9 वैल्यूज़ होंगी। तो ये सबसे पहले फिर जे में 9 आएगा, और फिर वो इस इंडेक्स से शुरू होगा और बैकवर्ड जाएगा। और सिंपली आप एक वाइल लूप में भी चला सकते हैं, मैंने क्योंकि इसको एक टाइम चलाया हुआ है इस वजह से इसको लूप से बाहर रखा हुआ है। और ये सिंपली फंक्शन का, जी। सर ये 25 स्टेप्स क्यों है? 25 इसलिए क्योंकि मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है अपने अकॉर्डिंगली। सर ये तो 200 नहीं होने चाहिए थे, आप कह रहे थे कि 1.8 एंगल पे सेट किया होगा। जी 200 ही होते हैं। 360 के लिए 200 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अगर नोटिस करें तो दो लूप्स चल रहे हैं। ठीक है, तो दो लूप्स, एक इंटरनल लूप है और एक एक्सटर्नल लूप है। ये 200 ही बन रहा ठीक है सर। है। और फर्दर इसको 1.8 डिग्री से अगर हम करें तो ये 360 बन जाता। चले, ठीक है। अब आपको टास्क मैंने एक्सप्लेन कर दिया जो आपने करना है। काफ़ी मज़े का टास्क है और काफ़ी कुछ आप सीखेंगे। ये आप लोग करें फिर स्टार्ट। सर टाइम तो रात तक कर दे। सर